हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर बांटें। चलिए, आज इतिहास भाग 8 हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे गुप्त काल की। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल्द ही आपका जो है एंशियन हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत चल रही है, वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जस्ट हम मूव करेंगे मिडेवल हिस्ट्री पे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे। जल्द ही हम हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आज हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजवंश की बात करते हैं तो श्रीगुप्त तथा घटोत्कच की बात करते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के अनुसार इस वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त माना जाता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। 240 से 280 ईसा पूर्व तक यहाँ पे इनका शासन रहा। यह महाराज की साधारण उपाधि धारण करता था, यानी कि जो श्रीगुप्त जी थे वो महाराज की उपाधि को धारण करते थे। डॉक्टर केपी जायसवाल के मतानुसार श्रीगुप्त भारसेवों के अधीन छोटे राज्य प्रयाग का शासक था। किसका? प्रयाग। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच ने 280 से 320 ईसा तक जो है शासन किया तथा महाराजा की उपाधि इसने भी धारण की। बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक बना। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि किसने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की? तो वो उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने अपने सिंहासनोरोहण, यानी कि सिंहासन का जब उसने उस पर उसको बैठाया गया तो उस अवसर पे गुप्त संवत की जो है इसने स्थापना करी। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने करी? तो वो करी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने अपने व अपनी पत्नी कुमार देवी के चित्रों से युक्त सोने के सिक्के चलवाए। तो इसने भी सोने के सिक्के चलवाए, लेकिन इसने अपनी और उसकी पत्नी दोनों के चित्र उस पर जो है छपवाए। बात करते हैं हम समुद्रगुप्त की। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यरोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार आदि के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त से की जो जानकारी यहाँ से मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के से। वह महान विजेता था तथा उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। यानी कि समुद्रगुप्त की बात चल रही है तो एक वो भारत का नेपोलियन उसे कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। मोस्ट आईएमपी फैक्ट। इसने आर्यवत उत्तर भारत के 8 राजाओं तथा दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और इनकी जो है कुछ कई सिक्के मिले हैं जिसपे समुद्रगुप्त की जो है बीड़ा बजाते हुए जो इनकी फोटो भी मिली है, जो कि चित्र अंकित है सिक्के पे। तो ये जो साबित हुआ कि ये संगीत से रिलेटेड थे। इनको कवि की उपाधि भी दी गई है। बात करते हैं रामगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त मगध सिंहासन पर बैठा और वह अत्यंत ही भीरू प्रकृति का व्यक्ति था। विक्रमादित्य अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर गद्दी पर बैठा, यानी कि जो विक्रमादित्य हुए उन्होंने अपने भाई यानी कि रामगुप्त की हत्या कर दी। अब विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। तो गुप्त वंश इसके राज्य में उन्नति की चरम सीमा पर था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है उनके शासनकाल में चरम सीमा पर था। इसने शक राज्य का अंत किया तथा वाल्हिक प्रदेश तक विजय प्राप्ति की। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया। विक्रमादित्य कला, साहित्य, संस्कृति व संरक्षक तथा प्रेमी भी था। इसके दरबार में 9 रत्नों में कालिदास कवि तथा नाटककार जो आपके थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? कालिदास जी इनके दरबारी कवि थे और नाटककार थे, 9 रत्नों में से एक। बात करते हैं हम कुमारगुप्त प्रथम की। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में के अंतिम वर्षों में हूणों के एक सहयोगी पुष्यमित्र
का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। कुछ समय के लिए गुप्त साम्राज्य अत्यंत दयनीय अवस्था में चला गया था, किंतु कुमारगुप्त ने अदम्य साहस और सैन्य क्षमता की बदौलत गुप्त साम्राज्य को बचा लिया और इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कुमारगुप्त ही आंसर चाहता है और आपको यही आंसर लगाना है। बात करते हैं हम स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त राज्यारोहण के शीघ्र बाद स्कंदगुप्त को हूणों का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? हूणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने यूरोप तथा एशिया में आतंक मचा के रखा था। बात करते हैं, उन्होंने गांधार पर अधिकार कर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। स्कंदगुप्त ने पारिस्थितिकता का जो है गंभीरता से सामना किया तथा हूणों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। किसने? स्कंदगुप्त ने। इस उपलब्धि के बाद उसने अपने दादा की तरह विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, यानी कि स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके काल में सौराष्ट्र के सामंत यानी कि गवर्नर पर्णदत्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, यानी कि इसने भी जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। और इसके पहले भी हमने देखा था पिछले पार्ट में कि सुदर्शन झील की जो मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने कराई थी। इसके बाद के शासकों में कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं निकला जो हूणों का सफल सामना कर सकता था तथा राज्य को विखंडित होने से रोकता। तो इसके बाद जो है इनका साम्राज्य समाप्त होता चला गया। बात करते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था की। तो राजा की बात करें तो राजा शासन का जो है अध्यक्ष होता था, वह मंत्रियों की सहायता से राज्य धर्म के अनुसार शासन करता था। इसके राज दरबार में महामंत्री, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार, संधि विग्रहिका, चक्रवर्ती, सम्राट परमेश्वर, कुमार मत्था नामक प्रमुख अधिकारी जो है होते थे। सैन्य विभाग की हम बात कर लेते हैं तो केंद्र में मुख्य विभाग जो है सैन्य का था। संधि विग्रह सेना का मुख्य अधिकारी होता था। संधि विग्रहिक सेना का मुख्य अधिकारी होता था। इसे संधि और युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। उसके अधीनस्थ सैन्य अधिकारी की जो बात करते हैं, उसके अधीनस्थ जो सैन्य अधिकारी थे महासेनापति अथवा महादंड नायक, बलाधिकृत अर्थात सैनिकों की नियुक्ति करने वाला, ये लोग जो है सैन्य विभाग के अंतर्गत आपके आते थे। बात करते हैं हम न्याय विभाग की बात कर लेते हैं। तो न्याय विभाग में न्याय व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ थी इनकी। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मोस्ट IMP फैक्ट। देशद्रोही अथवा चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। सम्राट न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था, यानी कि राजा का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो उसके अंतर्गत व्यापार को देखते हैं। तो इस युग में व्यापार उन्नत अवस्था में था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलन में थे। व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। पेशावर, भड़ौच, उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, ताम्र तथा वैशाली, ये भी बिहार के अंतर्गत आता है, आदि व्यापार के प्रमुख जो केंद्र माने गए थे। बात करते हैं हम कृषि की बात करते हैं तो इस युग में कृषि क्षेत्र में भी उन्नति हो रही थी, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, सुपारी, नील, जूट, तिलहन, फल, तरकारी तथा विभिन्न प्रकार के मसालों की भी खेती जो है इस युग में जो फेमस हुई। बात करते हैं हम सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति है, धर्म के अंतर्गत बात करते हैं तो गुप्त युग धार्मिक विकास के लिए भी विख्यात था। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण इसी युग में हुआ। इस युग में सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे और विष्णु इनके इष्ट थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णु जो या गुप्त काल के इष्ट देव कौन थे, तो विष्णु थे, ये आपको याद रखना है। स्त्रियों की दशा की बात करते हैं तो गुप्त युग में स्त्रियों की दशा जो है श्रेष्ठ नहीं थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। बाल विवाह प्रथा को बढ़ावा मिला इसी युग में। यद्यपि स्त्री शिक्षक का विवरण मिलता तो है, लेकिन स्त्रियों का स्वतंत्र जीवन नहीं था, उन्हें सदैव संरक्षण की आवश्यकता थी। अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षाकृत निम्न हो गई थी। कब? गुप्त काल के अंतर्गत। बात करते हैं गुप्तकालीन कलाओं की। तो कला के अंतर्गत देखते हैं तो गुप्त युग शांति, समृद्धि एवं चतुर्मुखी विकास का युग था। कुछ इतिहासविदों ने इस युग की ऑगस्टन
युग तथा पेरिकलियन युग से तुलना की है। भारतीय इतिहास में इस युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण युग के नाम से किसको जाना जाता है, तो गुप्तकालीन को स्वर्ण युग से जो है जाना जाता है। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला आदि के क्षेत्रों में जो है आशातीत यानी कि आशा से ज़्यादा विकास हुआ है। उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। व्यापार, कृषि उद्योग की जो है उन्नति इस काल में हुई। मूर्तिकला की बात करते हैं तो इस युग में गांधार प्रभाव से मुक्त हो भारतीय कला अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुई। बहुतायत में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण हुआ। देव मूर्तियों में अलंकृत प्रभामंडल, झीने वस्त्र, मुद्रा तथा आसन कला की दृष्टि से प्रशंसनीय है। भगवान शिव के एक मुखी व चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त कालीन में ही हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्मुख शिवलिंग या एक मुखी शिवलिंग का निर्माण किस काल में हुआ, तो वो जो है आपका इसी काल में हुआ जो कि है गुप्त काल। बात करते हैं हम चित्रकला की। तो चित्रकला का जो विकास है उसकी जो चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी थी इस काल में। स्वाभाविकता, लावण्य, सजीवता आदि इस युग की जो है चित्रकला के प्रमुख आपके गुण थे। चित्रों के विषय 3 प्रकार के हैं, जैसे कि प्रथम प्रकार में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आदि के चित्र, द्वितीय प्रकार में मनुष्यों तथा तीसरे प्रकार में जातकों की कहानियों का उत्कृष्ट चित्रण है। अजंता की गुफाओं के चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता की गुफा की संख्या 16 में उत्तीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय। गुफा 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रम, महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अजंता एलोरा की गुफा में किस गुफा में बुद्ध के जन्म से रिलेटेड चित्र हैं, तो गुफा संख्या 17 में, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं। इस चित्र का जो इन चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ पे वास्तुकला की बात कर लेते हैं। तो वास्तुकला के अंतर्गत इस युग में विभिन्न मंदिर, गुफा, चैत्य विहार, स्तूप तथा अट्टालिकाओं से युक्त वैभवशाली नगरों का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है। बात करते हैं गुप्तकालीन मुद्राओं की बात कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन मुद्राओं का जो पर्याप्त विकास जो है इस समय जो गुप्त युग में मुद्राओं का जो है खूब विकास हुआ। निर्मित मुद्राएं बहुमूल्य धातुओं की तथा आकर्षक थी। मुद्राओं पर अंकित मूर्ति तत्कालीन सम्राटों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करती थी। इस युग में सोने व चांदी की मुद्राओं का निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर चंद्रगुप्त व कुमार देवी के चित्र व नाम थे तथा दूसरी ओर सिंह पर आसीन दुर्गा माता की जो है तस्वीरें दिखाई दी गई गुप्तकालीन के मुद्राओं में। बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान तथा तकनीकी की। तो बराह मिहिर की बात करते हैं तो यह गुप्तकाल के प्रमुख जो है खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता के नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल विषयों पर जो है वर्णन मिले हैं। ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना कर बताया कि प्रकृति के नियम के अनुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व की गई परिकल्पना थी, यानी कि गुप्त काल के समय में ही इन्होंने बता दिया था कि भाई गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन जो ये लोग थे इन्होंने कॉपीराइट नहीं करवाया, इसलिए आज जो है पूरे श्रेय अंग्रेज ले रहे हैं। हम अपने वेदों में हर चीज़ अंग्रेजों से पहले बता चुके हैं। अंग्रेज हमारे वेद ही पढ़ के आज जो है हमसे होशियार बनते जा रहे हैं। आर्यभट्ट की बात करते हैं तो यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा था। तो ये देखिए आर्यभट्ट भी सबसे पहले सब कुछ बता चुके हैं और आज हम विदेशों में बोलते हैं कि नहीं यार विदेश वाले हमसे अच्छे नहीं। इंडियन
जो हमारी हिस्ट्री है आप उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हम कितने आगे हैं या थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन आजकल जो है हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है। हमें अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाना चाहिए। आप संस्कृत सीखिए, फिर उसके बाद वेदों को पढ़िए। मैं बता रहा हूँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होती होगी, जो आप अपने वेदों से ज्ञान हासिल करेंगे। तो आप संस्कृत को सीखिए, फिर अपने वेदों को पढ़िए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी आपके सामने नहीं टिकेगी ज्ञान के मामले में। चलिए बात करते हैं हम बांगभट्ट की। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में है अष्टांग हृदय की जो है रचना की थी। ये देखिए, हृदय की रचना भी उस समय तक हो चुकी थी। धन्वंतरी की बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार के प्रमुख आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक भी थे। तो याद रखिएगा इनको। धन्वंतरी बहुत पूछा जाता है कि धन्वंतरी किससे रिलेटेड है, तो वो चिकित्सा से रिलेटेड है। बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। तो गुप्त युग में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति हुई। देखिए हिस्ट्री ये जो है इसमें ज्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं है, इसमें आपको तथ्य जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम निकालना है। काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अबरपुर, बल्लभी, पाटलिपुत्र, कांची आदि जो गुप्त युग के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। शिक्षा संचालन में जो है समृद्ध व्यक्तियों की दान की गई धनराशि का उपयोग किया जाता था। हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य इस युग में ही लिखे गए थे। तो ये पॉइंट IMP है कि हिंदी, बौद्ध तथा जैन साहित्य किस युग में लिखे गए, गुप्तकालीन। रामायण महाभारत का वर्तमान स्वरूप भी इस युग में प्राप्त हुआ। कामसूत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की रचना भी इसी युग में हुई। पुराणों में नारद, बृहस्पति, स्मृतियां व अन्य धर्म शास्त्र जो है इसी युग में रचे गए। ईश्वर कृष्ण ने संख्य कारिका की रचना इसी युग में की। हणिसेन, वीरसेन, कालिदास तथा विशाखा दत्त इस युग के जो है प्रसिद्ध विद्वान माने गए हैं। तो यहां पे हमने देखा गुप्तकालीन साम्राज्य भारत में। तो आपका जो है ये पार्ट यहां पे समाप्त होता है और एक पार्ट और आएगा और उस पार्ट में जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है मिडेवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, फिर मिडेवल हिस्ट्री को जल्द ही खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री पे हम पहुंचेंगे। तो अब आप लोगों का काम है कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो 8815062343 ये फोन नंबर है, इस पे आप पेटीएम के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। कॉल मत कीजिएगा, ये नंबर बंद है, सिर्फ पेटीएम और व्हाट्सएप के लिए नंबर चालू है। तो आप जो है इस पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।